कहानी की शुरू में हमें एक वीरान दुनिया दिखाई जाती है। दुनिया के बहुत से लोग किसी वबा की वजह से मर चुके हैं। जिस इन्फेक्शन ने इंसानों को मारा था, उस इन्फेक्शन का जानवरों पर कोई असर नहीं था। अब सड़कों पर कोई भी ट्रैफिक नहीं थी और पूरी दुनिया पर कोई भी नहीं था और अर्थ बिल्कुल खाली थी। हर तरफ हरियाली फैलने लग जाती है और जानवरों की तादाद जमीन पर बहुत ज्यादा हो जाती है और वो बहुत ही मजे से अपनी जिंदगी को गुजारने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अर्थ के ऊपर कुछ लोग अभी जिंदा होते हैं। इन चंद इंसानों के अंदर हमें एक शख्स नजर आता है जिसका नाम एडी होता है। वो बचपन से अपनी मोम के साथ रहता था, लेकिन वबा की वजह से इसकी मोम भी मर जाती है और ये इस दुनिया में इसलिए बच गया था क्योंकि इसके अंकल छोटे होते ही इसे सर्वाइवल की बुक्स पढ़ाया करते थे। इन किताबों की वजह से इसने बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल किया, जिसकी वजह से आज ये सर्वाइव कर चुका है। इन किताबों की मदद लेकर ही ये अभी तक जिंदा है और ये अपने घर के अंदर नहीं रहता क्योंकि उसका घर अभी पूरी तरह कबाड़ बन चुका है। लेकिन उसी का घर ही नहीं, यहाँ पर मौजूद जितने भी घर हैं पड़े पड़े बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। वो अपने घर के पास एक बंकर के अंदर रहता है और खाने के लिए सामान उसके लिए बहुत कम है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है और ये ना ही लंबे अरसे तक यहाँ रह सकता है। इसी वजह से ये अपनी साइकिल पर सवार होता है और इधर उधर जाकर देखता है कि उसे खाने के लिए कोई चीज मिल जाए। इसी दौरान घरों के अंदर उसे डेड बॉडीज मिलना उसके लिए एक आम बात हो चुकी है। एडी अपने इलाके में रहने वाला एक लौता शख्स है। उसने अपने इलाके को हर तरह से छान कर देखा है और यहाँ पर उसके लिए जरूरत का सामान खत्म हो चुका है और इसके पास सिर्फ एक साइकिल है। वो ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर है दूर जाने पर अगर उसे कोई इंसान मिल गया तो वो इसे ही ना खा जाए, शायद वो भूख के मारे उसे ही ना खा ले। एडी अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। वो टाइम पास करने के लिए मोबाइल भी नहीं चला सकता था क्योंकि अब दुनिया के अंदर बिजली भी नहीं थी और ना ही इंटरनेट। उसके पास जितनी किताबें थी उसने सारी पढ़ डाली थी। अब वो अपना टाइम पास करने के लिए गार्डनिंग करता है और पौधों की देखभाल करता है और बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद वो कुछ सब्जियां उगा पाया और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। रात के वक्त वो लेटा होता है और उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो डर कर अपने बंकर के अंदर वापस चला जाता है। सुबह वो उठता है, जरूरत के मुताबिक अपनी साइकिल लेता है और सामान को तलाश करने के लिए निकल जाता है और इसको एक घर की छत के ऊपर एक छोटा सा सोलर पैनल मिलता है और ये बहुत ज्यादा खुश होता है और वो इसे अपने घर ले आता है और इसके जरिए अपने फोन को चार्जर करने लग जाता है। फोन चार्जर करने के बाद वो बहुत से गाने सुनता है और बहुत ही मजे उड़ाता है और इसी दौरान वो अपनी मोम की वीडियो भी फोन के अंदर देखने लग जाता है और वीडियो देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो काफी अरसे के बाद अपनी मोम को देखता है, लेकिन वो इससे बातें नहीं कर पाता और ये वीडियो इस वक्त तक देखता है जब तक कि उसका फोन बंद नहीं हो जाता। और शाम को उसको पता चलता है कि रात के वक्त जो मुझे आवाजें सुनाई देती थीं वो असल में जानवरों की आवाजें थीं और इन्हीं जानवरों ने उसकी उगाई हुई सारी सब्जियों को बर्बाद कर दिया था। ये सब कुछ देखकर वो बहुत परेशान होता है और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। वो दोबारा से इनके बीजों को इकट्ठे करने लगता है, लेकिन इतना ज्यादा दोबारा टाइम लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे उसकी टांग से खून निकलने लग जाता है और उसे इस बात का डर हो जाता है कि कहीं ये इन्फेक्शन मुझे भी ना हो जाए जिस वबा की वजह से बाकी लोग मरे हैं। इसी दौरान वो जल्दी से अपनी बुक्स को लाता है और उनको पढ़ के देखता है कि इसका इलाज कैसे किया जाए और वो मेडिसिन बनाकर अपने जिस्म के ऊपर लगाता है। रात के वक्त वो अपने अंकल और आंटी की तस्वीर देखकर सोचता है कि इन्होंने मुझे सर्वाइवल करना सिखाया है, तो क्या ये भी जिंदा होंगे या मर चुके होंगे। और अब वो सोच रहा होता है क्यों ना मैं किसी तरीके से इनके पास चला जाऊं और वो सोचता है कि शायद इस तरह मेरी जिंदगी और आसान हो जाए। साइकिल के जरिए उसको जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो एक पूरा प्लान बनाता है। इस तरह वो मैप के ऊपर एक रोड को सिलेक्ट करता है जिस जगह उसके अंकल आंटी का घर होता है, जिसके लिए भी उसको 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो। ये रात उसके लिए बहुत ही मुश्किल थी क्योंकि वो अपना घर छोड़कर जाने लगा था और इसी तरह वो अगली सुबह निकल जाता है। वो सुबह से लेकर शाम तक साइकिल चलाया करता था और रात को वो सो जाया करता था और उसके पास जो खाने पीने की चीजें थी उसका वो रास्ते में इस्तेमाल कर रहा था। अच्छी बात तो ये थी जब उसे रास्ते में कोई जगह मिलती थी तो वहां से भी काफी चीजें उसको मिल जाती थी। एक हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात जब वो सोकर उठता है तो हिरन उसका सारा पानी बर्बाद कर चुकी है और इसके साथ उसका सोलर चार्जर भी हिरन ने तोड़ डाला है, जिसकी वजह से वो अपना फोन चार्ज करता था और वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है और गुस्से होता है। इसको देखकर वो इतना गुस्से होता है कि वो अपने पिस्टल की सारी गोलियां फजूल चला देता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा पछताता है और वो बोलता है ये मैंने क्या कर दिया।
वो आगे बढ़ता रहता है और रास्ते में उसको एक रिवर मिलती है जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी तरह वो वहां से पानी इकट्ठा करता है और एक कच्चे रास्ते के ऊपर चला जाता है। वो साइकिल को बहुत ज्यादा तेज चला रहा होता है। रास्ते में उसकी साइकिल एक गाड़े के अंदर गिर जाती है और ये घड़े के ऊपर कोई जाल बिछाया गया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये जानबूझकर किसी का किया हुआ था। वो इस घड़े से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। उसने बहुत से फायर ट्रैकर चलाए, कोई उसको देखने के लिए जरूर आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता। सुबह उठने पर वो नोटिस करता है जैसे उसे कोई देख रहा है और बिना सोचे समझे वो गोलियां चलाने लगता है और देखता है यहाँ पर एक लड़की मौजूद है और वो एडी की गोली से बच जाती है। वो उसको बोलती है कि तुम अपने हथियार मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पहले एडी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन फिर वो देखता है कि एक और इंसान जिंदा है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। पहले तो वो इसकी बात नहीं मानता, लेकिन बाद में वो उसको गन वापस कर देता है। लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि गोलियों के साथ उस लड़की को गन दे। इसी दौरान लड़की उसको बोलती है कि मुझे साबित करके दिखाओ कि कहीं वो वबा तुम्हें तो नहीं है। इसी दौरान एडी अपनी शर्ट ऊपर करके अपने जिस्म को उसको दिखाता है कि मेरे जिस्म के ऊपर कोई भी निशान नहीं है, जो इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसी दौरान लड़की भी अपनी बॉडी उसे दिखाकर उसको बताती है कि मुझे भी कोई बीमारी नहीं है। एवा अब उस लड़के को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है और उसको गोलियां देने को कहती है, लेकिन एडी उसे इनकार कर देता है और ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि एवा ने उसकी गर्दन के ऊपर चाकू रखा हुआ है। वो इसको बोलती है कि गन की गोलियां कहाँ है। जब वो इसे गन की गोलियों को बता देता है तो वो फौरी गन लेकर वहां से भाग जाती है। एडी को समझ नहीं आता कि ऐसा उसने क्यों किया। अचानक ही वो 3 और इंसानों को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि एवा इन इंसानों से बचकर भागी थी और इन तीनों आदमियों के हाथ में भी रिवॉल्वर और हथियार थे और ये तीनों ही बहुत ज्यादा गुस्से वाले और जालिम लग रहे थे। इनसे बचने के लिए एडी घास के अंदर छुप जाता है और दूसरी तरफ एवा दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को एडी का कैंप नजर आ गया था। ये लोग पता करना चाहते थे कि असल में इस कैंप के अंदर कौन था। एडी सोचता है कि ये मेरा पता लगाते लगाते सामने मौजूद एवा के दरख्त के पास चले जाएंगे। इसी दौरान वो कुछ फूलों के जरिए अपने जिस्म के ऊपर इन्फेक्शन जैसे निशान बनाता है और ऐसी जगह पर जाकर लेट जाता है जिस जगह पर वो लोगों को नजर आ जाए। जब वो एडी के पास जाते हैं और देखते हैं कि इसके जिस्म पर इन्फेक्शन है तो वो उससे दूर चले जाते हैं। यानी कि एडी का प्लान वर्क कर गया था। अब आदमी वहां से चले जाते हैं। एवा और एडी ने दोबारा फिर अपना कैंप लगाया और यहाँ पर एडी को पता चलता है कि एवा एक प्रेग्नेंट लड़की है। वो एवा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर वो उसे बताती है कि मेरा पति मर चुका है और ये लोग आदमियों से बचने के लिए एक खंडर में छुप जाते हैं, जबकि वो आदमी इन लोगों का खाना खा रहे थे। एडी जाता है और कहीं से 2 साइकिलों का अरेंज कर कर लाता है और वो सोचता है कि अब वो एवा को भी अपने साथ लेकर जाएगा। आधा सफर ये लोग कर चुके थे, लेकिन उसके अंकल के पास जाने के लिए उसको 1 हफ्ता और लगना था और एवा उसके साथ जाने के लिए इनकार कर देती है क्योंकि जिस जगह पर इसका अंकल रहता था वो एक जगह सेफ नहीं है। लेकिन उसको अपने अंकल के ऊपर बहुत विश्वास था। वो एवा को बोलता है, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तो जाऊंगा जरूर। अब एवा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो भी इसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और एवा को साइकिल अच्छी तरह चलानी नहीं आती, जिसकी वजह से इनको ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन एडी ने उसका पूरा साथ दिया। इनकी रूटीन कुछ इस तरह की थी कि ये सारा दिन साइकिल चलाते थे और कुछ टाइम के बाद ये शिकार करते थे और रात के वक्त अपने शिकार को पकाकर खाया करते थे, क्योंकि इनके पास मौजूद पहला खाना जो कि लुटेरों ने इनसे छीन लिया था। एडी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि एवा की शक्ल में उसे एक साथी तो मिल गई थी। एडी ऐसा ऐसा एवा को पसंद करने लगता है, इसीलिए उसे सब कुछ काफी खूबसूरत लग रहा था। लेकिन इन दोनों को इस बात का पता नहीं था कि वो तीनों आदमी अभी भी इनके पीछे लगे हुए हैं। एडी एवा का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगता है। इसी दौरान एवा को भी एडी पसंद आने लगता है। रास्ते में एवा और एडी को एक तालाब मिलता है। एडी तालाब के अंदर स्विमिंग के लिए जंप कर देता है। जब वो स्विमिंग करके बाहर निकलता है तो वो देखता है कि किनारे पर उन लुटेरों में से एक लुटेरा खड़ा हुआ है और वो हंसते हुए बोलता है कि हमें तुम्हारे साथ कोई लेन देन नहीं है, एवा के बारे में हमें बता दो, तुम हमें एवा दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि वो एवा को एक गलत तरीके से यूज करना चाहते थे। एडी अब समझ जाता है कि एवा इस वजह से इन लोगों से बचकर भाग रही थी क्योंकि ये एवा के साथ जुल्म करते थे। दोबारा फिर ये आदमी एडी को बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो एवा को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुमको मार देंगे, क्योंकि सर्वाइवल के केस में कंपटीशन तो होता ही नहीं। इतनी ज्यादा बातों के बावजूद भी एडी नहीं डरता
और वो किसी तरीके से एवा को लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। फाइनली वो कुछ अरसे के बाद अपने अंकल के घर में चले ही जाते हैं। एवा यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ पर उसको सोने के लिए एक बेड मिल रहा था और खाने के लिए भी काफी सामान था। एडी बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि अभी तक उसको घर के अंदर उसका अंकल नजर नहीं आया था और जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसका डर सच में तब्दील हो जाता है। उनके अंकल भी मर चुके थे और घर के बाहर एक कब्र बनी हुई थी और इसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उसने अपने अंकल की ही वजह से उन 3 आदमियों के साथ दुश्मनी मोल ली थी। एडी अब इन सारी बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एवा के पास जाता है और इन तीनों आदमियों के बारे में पूछता है। तो एवा उनको बताती है कि इन तीनों का एक भाई था जो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था, मैंने उसको मार दिया और वहाँ से भाग आई। इस वजह से वो तीनों आदमी इस एवा का पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इसी दौरान इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई हो जाती है। एवा रोती रहती है और एडी गुस्से में आकर घर से बाहर चला जाता है। इसी दौरान जब वो बाहर जाता है तो वो तीनों आदमी उसके ऊपर गन रख देते हैं और उनको बोलते हैं कि एवा को हमारे हवाले कर दो। लेकिन एडी इनके गंदे इरादों के अंदर नहीं मिलना चाहता था और एडी यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए हवा में एक फायर करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। गोली वो इसलिए चलाता है कि एवा को उसकी आवाज आए और वो भाग जाए। एडी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो एक आदमी उसको पकड़ लेता है। इससे पहले कि एडी को ये बंदा मार देता कि पीछे से आकर कोई इस बंदे को ही मार देता है। वो एडी की आंटी थी जिसने इस बंदे को मार दिया। अब 2 आदमी बच गए थे। एक आदमी एवा के पीछे भाग रहा था और एक आदमी एडी और इसकी आंटी के पास आ रहा था। इसी दौरान वो आंटी के लगाए हुए एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और इसकी वहाँ पर ही मौत हो जाती है। अब एडी और उसकी आंटी वहाँ पर एवा को बचाने के लिए भागते हैं लेकिन करीब मौजूद एक आदमी उनके ऊपर गोली चला देता है जो कि एडी की आंटी के शोल्डर पर लग जाती है। और इसी दौरान जब एडी देखता है तो एडी वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान आदमी अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए एवा को मारने पीटने लग जाता है और वो इसके पेट के ऊपर जोर जोर से टांगे मारता है। इसी दौरान एडी आ जाता है और वो शोर मचाता है कि इस आदमी का ध्यान मेरी तरफ हो जाए। मौका पाते ही एवा पीछे से एक तीर मारकर इस आदमी का कत्ल कर देती है। फाइनली सारा खतरा इनके ऊपर से खत्म हो जाता है। एट द एंड एवा, एडी और उसकी आंटी ये तीनों एक फैमिली के तौर पर एक घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं और ये कहानी इसी तरह खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस तरह की और वीडियोस के लिए।